नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और अब समीर चौहानकर जी हमारे साथ हैं। अब थोड़ी सी इंटरनेशनल क्लास आपकी लेते हैं। पहले ज्योग्राफी का इम्तिहान होगा। प्रोफेसर साहब, कहाँ है ग्रीनलैंड? सर, ग्रीनलैंड नक्शे में ढूंढना थोड़ा मुश्किल काम है। क्यों? सर हमारे लिए, हम बालक है ना। ग्रीनलैंड चाहिए ट्रंप को। भोले मन से पूछ लीजिए। ग्रीनलैंड एक तो दुनिया की सबसे ठंडी जगहों में से एक है और आर्कटिक ओशन में बसा हुआ, मतलब यूरोप और अमेरिका के बीच में ग्रीनलैंड है। मैप है हमारे पास, वो मैप दिखा दीजिए जरा। इतनी ठंडी जगह है ये, ठीक है। यहाँ पर एक आर्मी बेस भी है, ये देखिए, खूबसूरत है वैसे। यहाँ पर एक यूएसए का आर्मी बेस भी है, लेकिन ये आता है डेनमार्क में। मतलब डेनमार्क की कॉलोनी हुआ करता था। ये देखिए आप, ये देखिए, ये यूनाइटेड स्टेट्स, ऊपर ग्रीनलैंड और ये आपके नक्शे में दाईं तरफ यूरोप है, उसी में छोटा सा देश है डेनमार्क। लेकिन अमेरिका के थोड़ा सा ऊपर पड़ता है नॉर्थ की तरफ। तो ट्रंप ने कहा मुझे ग्रीनलैंड चाहिए। क्यों? ग्रीनलैंड में खनिज है, तेल है, प्राकृतिक गैस के भंडार हैं। अमेरिका यहां पर जो है अपनी रडार लगाना चाहता है, यहां पर अपनी बड़ी आर्मी की व्यवस्था करना चाहता है, अपनी मिसाइलें भी लगाना चाहता है। तो ट्रंप से सवाल हुआ कि इन्होंने क्या किया। इन्होंने कहा, पहले ये कहा, जब पिछले कार्यकाल में आए थे तब भी कहा था कि ग्रीनलैंड तो यूएसए का होना चाहिए, तो उस वक्त तो कुछ कर नहीं पाए। अब इन्होंने फिर एक विशेष दूत नियुक्त कर दिया। आज ट्रंप जिस देश जहां के लिए विशेष दूत नियुक्त कर देते हैं, वो समझो कि उससे कोई डील होने वाली है। तो इन्होंने ग्रीनलैंड के लिए विशेष दूत नियुक्त किया। तो डेनमार्क के प्रधानमंत्री ने, वहां के विदेश मंत्री ने, सबने बड़ा ऐतराज किया कि भाई वो हमारा हिस्सा है, ऑल्दो ऑटोनॉमस है, लेकिन वो फिर भी माना जाता है कि वो डेनमार्क का है। तो इन्होंने कहा कि वो वहां के लोग तय करेंगे उनको किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है, ये कोई आप नहीं तय कर सकते हैं। वहां रेफरेंडम भी हुआ था इसी साल, और उसमें उन्होंने ये कहा था वहां के लोगों ने कि हम आजाद होना चाहते हैं, मतलब आजाद मुल्क बनना चाहते हैं, लेकिन हम अमेरिका के साथ नहीं जाना चाहते। ये उस रेफरेंडम में उन्होंने कह दिया। तो अभी भी वो डेनमार्क का हिस्सा है। तो बहुत नाराज है डेनमार्क। डेनमार्क ने यह कहा कि आप तो अपने दोस्तों को भी नहीं छोड़ते, अपने दोस्तों पर आप अपनी ताकत से उनके हिस्से पर कब्जा कर लेना चाहते हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि ये सवाल जो है मिनरल्स का नहीं है, ये सवाल है सुरक्षा का, क्योंकि यहां पर रूस के और चीन के जहाज घूमते रहते हैं और मेरे नजदीक है ग्रीनलैंड, तो मैं ये इसलिए स्वीकार नहीं कर सकता, तो मुझे यहां पर ये मुझे अपने देश में मिलाना है। दिक्कत यह है कि ग्रीनलैंड आज़ाद भी नहीं हो सकता। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि आबादी नहीं है। कितने लोग रहते हैं ग्रीनलैंड में? 57,000, ओनली 57,000। तब भी वो एक ऑटोनॉमस जगह है और बहुत बड़ी जगह है, छोटी जगह नहीं है। इलाका बहुत बड़ा है, लेकिन बैरन है, क्योंकि वो वहां टेम्परेचर बैरन, केवल बर्फ ही बर्फ, क्लाइमेटिक कंडीशंस जो है ना, वो अलाउड नहीं करती है, जगह नहीं है। लेकिन फिर भी है तो एक वो स्वायत्त जगह, और फिलहाल डेनमार्क के अंदर आता है। सुनिए, ट्रंप कह रहे हैं कि अब डेनमार्क तो, ये ग्रीनलैंड तो चाहिए, और वो भी नाटो का मेंबर है। और डेनमार्क नेटो का मेंबर है। ट्रंप को सुनिए। We need Greenland for national security, not for minerals. We have so many sites for minerals and oil and everything. We have more oil than any other country in the world. We need Greenland for national security. And if you take a look at Greenland, you look up and down the coast, you have Russian and Chinese ships all over the place. We need it for national security. We have to have it. And he wanted to lead the charge, so we're making him, Marco, today, a special envoy to Greenland. Greenland's a big deal. सर, क्या कहानी, क्यों चाहिए ग्रीनलैंड ट्रंप को? वो जिस बात के लिए मना कर रहे हैं, ग्रीनलैंड को यदि आप उसके पूरे एरिया को देखेंगे तो वो मिनरल्स के हिसाब से बहुत रिचेस्ट लैंड्स में से है। अच्छा। और नेचुरल गैस के हिसाब से भी। यदि सुरक्षा की बात कर रहे हैं तो आप अपने मैप पे बता रहे हैं कि 5,000 किलोमीटर दूर है अमेरिका से। तो ऐसी सुरक्षा उनको क्या चाहिए, किस तरह से चाहिए? रशिया क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है? और वो जो एयर सेफ्टी की बात कर रहे हैं, वो तो अमेरिका भी उस पर काम कर सकता है ना। लेकिन उनको रिच, और ट्रंप साहब को आप देख रहे हो, वो वेनेजुएला से ग्रीनलैंड तक। हाँ, मुझे वेनेजुएला भी चाहिए और मुझे ग्रीनलैंड भी चाहिए। तो वो उनका मकसद तो शुद्ध दादागिरी है और बिजनेस है, पैसा है, उसको दुनिया के रेयर अर्थ तत्वों का 25% ग्रीनलैंड में है। ये इतना आसान काम नहीं है। डेनमार्क जिस तरह से नेटो का मेंबर भी है, डेनमार्क खुद भी अपने आप में एक अच्छी व्यवस्था वाला देश है, कोई कमजोर
बिल्कुल, उस तरह से नहीं है, तो वो आसान नहीं है। लेकिन ट्रम्प साहब की तो आदत है कि वो दादागिरी दबाव बना करें रहे हैं। और दबाव बनाए, धीरे धीरे करते रहें, फिर रडार लगा देंगे, फिर कुछ और कर नहीं, देंगे। फिर तो उन्होंने ये भी कहा जिसको मैंने वहाँ विशेष दूत नियुक्त किया है, वो उनका किसी राज्य का गवर्नर है, उन्होंने कहा वो मेरी तरह का आदमी है, डील मेकर है, तो वो डील कर लेगा। डील की बात है ना, तो डील सुरक्षा के लिए नहीं होती ना, डील तो अपने अलग तरीके देखिए, से मैं बता रहा था आपको, डेनमार्क में दुनिया के रेयर अर्थ तत्वों का जिसका सबसे बड़ा जिसका मास्टर चीन है, उसका 25% दुनिया का भंडार जो है वो ग्रीनलैंड में होने का अनुमान है। और 21 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, 21 लाख वर्ग किलोमीटर, आबादी केवल 57,000 है। और इन्होंने एक बार ये पेशकश भी की थी कि हम खरीद लेंगे तुमसे, खरीद लेंगे। जैसे आपको मालूम है रशिया का टॉप पार्ट हुआ करता था अलास्का, उसको भी तो हाँ, उसको भी अमेरिका ने खरीद लिया, यूएसएसआर का पार्ट, यूएसएसआर का पार्ट था, ऐसे ही इसको भी खरीदना चाहते हैं। अगली खबर पर चलिए, आइए चलते हैं। ये हमसे जुड़ी हुई खबर है और बहुत महत्वपूर्ण खबर है। हजारों लोग परेशान हैं इस वक्त भारत में अमेरिका जाने के लिए। अमेरिका में जो H1B वीजा पर हमारे यहाँ के लाखों लोग नौकरी करते हैं, उनके बहुत से लोगों के वीजा रिन्यू होने थे। वीजा रिन्यू होने के लिए आपको अपने देश में आना पड़ेगा जहां से वीजा लेते हैं आप। तो वहां से लोग भारत आ गए वीजा लेने के लिए, बहुत सारे लोग। बीवी बच्चा पीछे छोड़ा है, बीवी भी कई लोगों की H1B वीजा पे काम कर रही है, बच्चे अमेरिका के स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनको छोड़ के वो यहां आ गए। यहां आगे पता लगा कि अपॉइंटमेंट जो मिली हुई थी एम्बेसी में H1B वीजा रिन्यू करने की, अपॉइंटमेंट हो गई रद्द, और अपॉइंटमेंट दी अगले 6 महीने बाद की। किसी को अप्रैल की, किसी को मई की, किसी को कब की, मई के बाद। मैं एक पर्सनल इसमें जोड़ दूं आपको बात, आप इसको पूरा कर दें फिर मैं बताता हूं कि क्या हो रहा है। ये बहुत सारे लोग आ गए हैं और बहुत सारे लोग जिनको चाहिए था वो भी वहां इसी डर से रह गए कि नहीं होगा। दिसंबर की डेट से और अलग अलग जगहों पर चेन्नई में, मुंबई में, दिल्ली में वो लोगों को H1B के वो होने थे, इंटरव्यूज होने थे, तो दिसंबर तक होने थे, 15 दिसंबर तक। उसको उन्होंने कैंसिल कर दिया अगले 6 महीने के लिए जी, और कोई डेट नहीं दी है। और दूसरी तरफ जो कंपनियां वहां पर हैं उन पर क्योंकि उसमें एक ऑप्शन दे रखा है कि यदि कोई इमरजेंसी हो तो उनको आप वीज़ा दे सकते हैं। तो यूएस गवर्नमेंट ने वहां पर जो कंपनियां उन पर ये प्रेशर बनाया कि किसी को इमरजेंसी इनवाइट नहीं भेजेंगे। अच्छा, समझे, मतलब बहुत बड़ा कोई कारण होगा तब करेंगे। तो वो H1B का बहुत हजारों हजार बच्चे जो है लोग जो है यहाँ पर अब वो क्या है, जो वहां रह गया, जो सर बता रहे हैं, जो वहां रह गया उसका वीजा एक्सपायर हो जाएगा तो वहां वो इलीगल हो जाएगा। जो यहां आ गया है उसके बीवी बच्चे वहां छूट गए हैं तो वो यहां अकेला, वो वहां अलग, वो अमेरिका जा नहीं सकता। अगर वो उनको वहां से बुलाता है तो बच्चे का स्कूल छूटेगा, उसका घर छूटेगा, सब कुछ छूटेगा। इतनी परेशानी हो गई। और अब जिन्होंने कहा है कि ये भी सिक्योरिटी से जोड़ दिया। अब ये कह रहे हैं हम सोशल मीडिया वेटिंग भी करेंगे कि आप फेसबुक पे क्या लिखते हो, आप एक्स पे क्या लिखते हो, इंस्टाग्राम पे क्या वीडियो डालते हो, ये सारा चेक हम करेंगे, इसलिए हमको टाइम चाहिए। अब इसके पीछे आप खेल समझो क्या है। जेडी वैंस जो उपराष्ट्रपति हैं उन्होंने समर्थन किया, इसका एक वीडियो में बयान अगर आता है तो सुना देंगे। उन्होंने कहा कि माइक्रोसॉफ्ट ने अभी 9,000 लोगों को नौकरी से निकाला, तो तुम अमेरिका के लोगों को की तो नौकरी ले रहे हो। हाँ, और सस्ती नौकरियां तुमको ढूंढनी है तो तुम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जाके उनको तुम H1B के वीजा दे रहे हो, हम H1B पे रोक लगाएंगे। ये जेडी वैंस उपराष्ट्रपति का बयान है। अब आते हैं अगले कहानी पे। जेडी वैंस की तस्वीरें लगा दीजिए साहब। वो यूएस नेवी सील्स के साथ एक्सरसाइज कर रहे थे। ये उपराष्ट्रपति हैं जो बीच में इनके हैं। यूएस नेवी सील्स दुनिया की सबसे एलीट सिक्योरिटी फोर्सेस में से है, कमांडो फोर्सेस में से, स्पेशल फोर्सेस। इनके साथ इन्होंने ट्रेनिंग की है, इराक में पोस्टेड रह चुके हैं, इराक वॉर के टाइम पे। लेकिन ये क्यों कर रहे हैं और जेडी वैंस H1B के खिलाफ क्यों हैं? क्योंकि 2028 में इनको राष्ट्रपति पद की दौड़ में आना है। वो दौड़ में तो है, मतलब चुनाव लड़ना है इनको। 2028 के प्रेसिडेंट इलेक्शन में इनको लड़ना है। इनकी पत्नी भारतीय है, उषा वैंस, और ये भारतीयों को मिलने वाले H1B वीजा के खिलाफ है। और इन्होंने एक बार ये भी कहा था कि मैं पहले बहुत धार्मिक नहीं था, लेकिन अब मैं बहुत डिवोट क्रिश्चियन हूं और मैं उम्मीद करता हूं मेरी पत्नी उषा वैंस भी एक दिन क्रिश्चियन हो जाएंगी। ऐसा भी इन्होंने कहा था, बहुत ट्रोल हुए थे उसके बाद। लड़ाई सारी अब 2028 की हो रही है। जेडी वैंस को वो दिखाई देता है, हाईली राइट विंग आदमी है। इनके बारे में अभी चीफ ऑफ स्टाफ व्हाइट हाउस की जिनके कुछ इंटरव्यू की बातें आ गई थी बाहर, इनके लिए कहा था कि मैंने इनसे बड़ा कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट नहीं देखा। अपॉर्चुनिस्ट और कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट वो है ये आदमी। अब इनका नंबर तब आया जब ट्रंप छोड़े। ट्रंप के 2 टर्म पूरे हो गए और तीसरा टर्म कॉन्स्टिट्यूशनली मिल नहीं सकता, वहां लिमिट है 2 ही टर्म की। अब ट्रंप ने अपने लीगल एडवाइजर से सलाह ली कि क्या मैं ये कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव कर सकता हूं। इसका प्रमाण नहीं था अभी तक, बातें तो ये हो रही थी। ये ट्रंप के सामने ही किसी ने उजागर कर दिया। वो वीडियो आपको दिखाता हूं। उनकी एक बिलियनर डोनर है, उन्होंने कहा मैं आपको $250 मिलियन और दूंगी, आप अगले
अगले टर्म में भी आप ही राष्ट्रपति का चुनाव लड़िए। 4 more years नारे लगने लगे, 4 more years, 4 more years। दुनिया 1 साल में तबाह कर दी इस आदमी ने। वो कह रहे हैं 4 साल, अभी 3 साल तो बचे हैं और वो अगले 4 साल की तैयारी कर रहा है अभी से। सुनिए जरा वो जो 4 more years वाला बयान है हमारे पास। अरे जेडी वैंस का बयान है, जरा सुना दीजिए। A true Christian politics, it cannot just be about the protection of the unborn or the promotion of the family, as important as those things absolutely are. It must be at the heart of our full understanding of government. Why do we penalize corporations that ship American jobs overseas? Because we believe in the inherent dignity of human work and every person who works a good job in this country. पार्टी सिर्फ इनकी राजनीति के लिए H1B मुद्दा बना हुआ है और यहां लाखों लोग परेशान हो रहे हैं। नहीं, देखिए, जिसको कहते हैं कि अगर आप किसी मुद्दे पर राजनीति करते हुए सत्ता में पहुंचते हैं तो उससे वापस जाना बड़ा कठिन होता है। और यहाँ तक कि वो इशू था सिर्फ पॉलिटिकल, जब चुन कर आ गए तो उनको जिसको कहते हैं ना कि दुनिया की हकीकत पता चली। जो मागा कैंपेन थी वो कैंपेन पता चला कि जो आप कर रहे हैं वो अपना नुकसान कर रहे हैं, लेकिन अब वो पीछे नहीं जा सकते। अब अगर वो इस तरह की बात नहीं करेंगे, बीच बीच में उनको समझ में आता है तो फिर उनको पता चलता है कि नहीं ये तो रिलैक्स करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, लेकिन उनके ऊपर प्रेशर बहुत है, बहुत दबाव है। अब लेकिन उसका एक दूसरा पहलू भी है। जब वो ये कहते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट या दुनिया की बड़ी कंपनियां वो वहां अगर किसी को नहीं बुला पाएंगी तो फिर क्या होगा? धीरे धीरे वो शिफ्ट ही कर जाएंगी ऑपरेशन। आप लाख कहते रहें, कंपनीज को, बिजनेसेस को कोई रोक नहीं सकता है, जिसको अगर देशज भाषा में कहें तो कनपटी पे कट्टा सटाकर बिजनेस नहीं चलाया जा सकता है। कारोबारी को एक समय के बाद समझ में आने लगेगा। और उससे भी ज्यादा खतरनाक होता है, कड़ी से कड़ी पॉलिसी वो झेल लेता है बिजनेसमैन। उसको पता चल जाएगा भाई इतनी कड़ी पॉलिसी, एवरी डे यू आर चेंजिंग द पॉलिसी। हर दूसरे दिन आपकी नई पॉलिसी आ जा रही है, हर दूसरे दिन सो के उठा आदमी, अच्छा आज कुछ और नियम है, नया कोई अधिकारी आ गया। तो एक तरह से जिसको हम लोग 1991 के पहले कहते थे कि भारत में लाल फीताशाही है, ट्रंप ने वहां जो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें ब्यूरोक्रेसी हावी कर दी है। वो खतरनाक है और मुझे लगता है कि इसी वजह से उनका एलन मस्क से झगड़ा हुआ, इसी वजह से विवेक रामास्वामी निकल कर ये कदम तो शुद्ध एंटी इंडिया है ना सर, क्योंकि 75% H1B हमको मिलते हैं। निश्चित तौर पर क्योंकि सबसे बड़ी जो पॉपुलेशन है उसी के एंटी तो होगा, तो सबसे ज्यादा तो हम ही उसका लाभ लेते हैं। अब ये जो जेडी वैंस PR एक्सरसाइज कर रहे हैं, नेवल सील्स के साथ एक्सरसाइज वाली, अगले राष्ट्रपति इलेक्शन के लिए जो ये तैयारी कर रहे थे, अपनी स्क्रीन पर ले लीजिए पिक्चर्स। वो अब ट्रंप के पीछे लोग पड़े कि आप लड़िए अगले इलेक्शन भी, हम कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं परिवर्तन हो सकता है कि नहीं हो सकता। और एक वहां पर एक सर्वे हुआ, उसमें यह पता चला कि 35% ट्रंप सपोर्टर्स जेडी वैंस को पसंद करते हैं अगले राष्ट्रपति के तौर पर, क्योंकि ये भी उतने ही कंजर्वेटिव हैं। तो राइट विंगर और जो इनके अभी विदेश मंत्री है मार्को रूबियो, उन्होंने इनके कैंपेन को समर्थन दे भी दिया है, इनके साथ हैं। तो अब आपको लगता है कि ट्रंप इवेंचुअली क्या इतने बड़े कदम की ओर देखेंगे कि 4 साल में और रह पाएंगे? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि संविधान संशोधन इतना आसान है अमेरिका में। आप अमेरिकन हिस्ट्री को यदि आप देखिएगा तो अभी तक 27 बार उन्होंने संविधान संशोधन कर पाए हैं, जिसे कहा जाता है, अमेरिका के संविधान के लिए कहा जाता है कि द मोस्ट रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड है। तो उसमें परिवर्तन करना और फिर सारे स्टेट से उसको अप्रूव करवाना, ये बहुत मुश्किल काम है। तो ये मुझे संभव दिखाई नहीं देता है। अच्छा, दूसरी बात, वहाँ की परंपरा, जॉर्ज वॉशिंगटन से लेकर के फ्रैंकलिन रूजवेल्ट तक, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के समय हुआ था शायद 1951 के अंदर 22वां संविधान, ना वो 22nd अमेंडमेंट वहां हुआ। फ्रैंक रूजवेल्ट जो है वो अकेले राष्ट्रपति जो 4 बार हुआ था, उसी के बाद 1932 to 45। तो एक बहुत बड़ी परंपरा को तोड़ना होगा ये। नहीं, वो तो संविधान में संशोधन आया, लेकिन उससे पहले जॉर्ज वॉशिंगटन को जो है वो तीसरे कार्यकाल लेने से मना कर दिया था जी। और कई ऐसे वहां पर प्रेसिडेंट है जिन्होंने तीसरे वो बयान आया क्या हमारे पास 4 more years वाला? कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करने में केवल वहां पर जो है, क्योंकि मुश्किल क्या है कि दोनों हाउसेज में 2/3 मेजोरिटी चाहिए और जो 3/4 मेजोरिटी चाहिए स्टेट्स में, मतलब 50 में से 38 में उसका समर्थन हो, और वो तो इनके पास नहीं है, वो नहीं है। तो इसलिए बहुत टफ काम है ये। ठीक है, अगली खबर, अब ट्रंप को नोबेल प्राइज चाहिए और ये बातें सिर्फ वॉर्स की करते हैं। अब इन्होंने कल बयान दिया कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी बैटलशिप बनाने जा रहा हूं। बैटलशिप, आजकल बैटलशिप्स होती नहीं उतनी बड़ी। वर्ल्ड वॉर 2 में बैटलशिप्स की लड़ाई लड़ी गई थी, जिसमें बड़ी बड़ी तोपें लगी होती हैं, गन्स लगी होती हैं।
अब नया जमाना आ गया तो उसमें मिसाइलें भी आप उससे लॉन्च कर सकते हो, लेकिन एयरक्राफ्ट कैरियर्स होते हैं आजकल। इन्होंने कहा मैं दुनिया की सबसे बड़ी बैटलशिप बनाऊंगा, ऐसी 30 बैटलशिप्स बनाऊंगा। अभी 2 इन्होंने बनाने को कमीशनिंग में दे दिया है और उसको नाम इन्होंने दिया है गोल्डन फ्लीट। ट्रंप का प्लान है गोल्डन फ्लीट बनाने का। तो ये ऐसा क्यों करना चाहते हैं, आप जरा सुनिए। Approved a plan for the Navy to begin the construction of 2 brand new, very large, largest we've ever built, battleships. You know, you used to build the Iowa, the Missouri, the Wisconsin, the Alabama, many others. We had big battleships. These are bigger, but they will have 100 times they'll be 100 times the force, the power, and there's never been anything like these ships. These have been under design consideration for a long time, and it started with me in my first term. ये हर चीज को दरअसल चीन और रूस के खतरे से जोड़ देते हैं ट्रंप। ये भी उसी लिए ये कर रहे हैं कि हमको अब वर्ल्ड वॉर 2 जैसी अपना एक नेवल फ्लीट हमको बनानी है, उतनी ताकत समंदरों में हमारी होनी चाहिए। अब लेकिन दिक्कत यह है कि सामने वाला भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, चाइना। अब 2 बातें आई और ये पेंटागन की रिपोर्ट लीक हुई है, अमेरिका के अखबारों में छपी हुई है। 2 खबरें, खतरनाक खबरें आपको मैं बता रहा हूं। एक खबर तो यह है, पेंटागन की एक रिपोर्ट में यह बात लीक हो गई कि चाइना ने 2027 तक ताइवान की लड़ाई खत्म करने का इरादा बना लिया है। शुरू नहीं, खत्म कि 27 तक मैं लेके खत्म करूं। और उसने मंगोलिया के बॉर्डर्स पर मिसाइल्स तैनात कर दिए हैं। 100 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स साइलोज के अंदर डाल दी हैं, लॉन्च के लिए रेडी। वो न्यूक्लियर पावर्ड, मतलब न्यूक्लियर केपेबल हैं। इंटरकॉन्टिनेंटल मतलब वो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पहुंच सकती हैं। और उसका मकसद यह है कि जब अगर ताइवान पे हमला किया, जब तक ये जागेगा, मतलब अमेरिका जब तक ये अपनी फ्लीट भेजेगा, कुछ करेगा, तब तक तो मैं अपना काम कर चुका हूंगा। और उनको रास्ते में उनसे निपटने के लिए उसने अपनी मिसाइल फोर्स जो है वो पूरी जो है वो तैयार कर लिया। और 2027 तक ताइवान उसको लेना है, ऐसा पेंटागन की अपनी अंडरस्टैंडिंग है, चीन की नहीं। अमेरिका का फ्लीट ऑलरेडी वहां पर है, ताइवान के आसपास ही रहता है हमेशा। एयरक्राफ्ट कैरियर भी हमेशा रहता जो ये भी इनकी वो ये पेंटागन की स्टडी जो है वो रिपोर्ट हुई है अखबारों में। तो पेंटागन की ये भी रिपोर्ट आई है कि अगर अमेरिका और चीन का युद्ध होता है तो चीन भारी पड़ेगा अमेरिका के ऊपर। बिल्कुल, ये भी उन्होंने कहा है। और चीन ने तैयारी पूरी कर ली है और चीन का पूरा ध्यान है कि 2-3 साल के अंदर किसी भी हालत में हमें ताइवान चाहिए। और वो लगभग ये बता चुका है अमेरिका को कि भाई आप बीच में दखल मत देना इस मामले को, हम ताइवान लेने जाने वाले हैं। हालांकि अमेरिका ने बोला है कि इसका परिणाम भुगतना होगा। रशिया का सपोर्ट पूरी तरीके से चाइना के साथ है और चाइना ने जिस तरीके से घेरेबंदी की है ताइवान के लेने के लिए, और वो चाहता है कि भाई चीन ने यह भी तैयारी की है कि उनका जो युद्ध होगा ताइवान के साथ वो यूक्रेन और रशिया जैसे युद्ध नहीं होगा कि 2-2.5 साल 3 साल तक चलता रहा तमाम तरीके। उनका प्लान है कि 72 घंटे के अंदर हम ताइवान को घुटने पर लेकर आएंगे और हम कब्जा कर लेंगे। तो वो जो तैयारी लंबे समय से चाइना कर रहा है ताइवान को घेरने की, वह लगभग उन्होंने पूरी कर ली। और कहा जा रहा है कि अभी नया साल चाइना में शुरू हो गया, जनवरी में 11-15 जनवरी शुरू होता है। 1 महीना पूरा चाइना बंद होता है, 15 फरवरी तक नया साल मनाता है। 1 महीना बंद होने के बाद वो इस एक्टिविटी में लगेंगे। और ये कहा जा रहा है कि 2026 के अंत तक चाइना ताइवान पर हमला करके 26 में इसको ले लेगा ताइवान को। तो ये उसकी तैयारी है। आइए मैं जरा क्या मुहावरा है सर, ये मुंह मसूर की दाल। ऐसे मुझे आज तक समझ रहे हैं मसूर की दाल इतनी मतलब इंपॉर्टेंट क्यों है? नहीं, बहुत छोटी होती है, छोटी दाना होती है। हाँ, तो लेकिन बहुत प्रोटीन लेकिन एक कहावत है, इसको बोला ऐसे जाता है, ये मुंह मियां मसूर की दाल। तो हाँ वो वहीं के लिए है। ये बात पाकिस्तान पे लागू होती है। पाकिस्तान में जो ये नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की पार्टी है, इनके यूथ विंग का लीडर है अध्यक्ष, उसने ये बयान दिया कि अगर मैली आंख से भारत ने बांग्लादेश की ओर देखा तो हमारी मिसाइलें इंतजार कर रही हैं। ये सोचिए आप, कितनी बड़ी बात, और इतना छोटा आदमी और इतनी बड़ी बात, ये तो खैर। लेकिन उसने ये दावा किया और उसने कहा कि आज पूरा पाकिस्तान और बांग्लादेश जाग चुका है ब्राह्मणवादी भारत सरकार के खिलाफ। ये उसने शब्द इस्तेमाल किया, ब्राह्मणवादी। यूपी का ब्राह्मण कह रहा है हमारी कोई सुन नहीं रहा। यूपी में बैठक के बाद आपने ब्राह्मण से शुरू किया, वो कह रहा है सारा देश ब्राह्मण चला रहे हैं। खैर आपने ब्राह्मणवाद से शुरू करके प्रोग्राम को ब्राह्मणवाद को खत्म कर। तो ये पाकिस्तान के नेता की गीदड़ भपकी जो है बांग्लादेश पर, ये सुन लीजिए। ठीक ही बोल रहा है ना। अब पाकिस्तान और बांग्लादेश का बचा बचा जो है वो उस्मान हादी है। उस्मान हादी को तो शहीद कर दिया, लेकिन उसकी सोच को शहीद नहीं कर सके। आज मुकम्मल तौर पे भारतीय आजादारी जो है उसको रिजेक्ट कर चुकी है बांग्लादेश की अवाम।
मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट कर चुकी है। और मैं अपने बांग्लादेशी बहन भाइयों को कहना चाहता हूं कि हम आपके साथ खड़े हैं। पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तान और पाकिस्तानी फौज आपके साथ खड़ी है। अगर कोई माशी दबाव बांग्लादेश पे डालने की कोशिश करेगा या बांग्लादेश की खुद मुख्तारी पे अटैक करने की कोशिश करेगा तो पाकिस्तान की बाशऊर अवाम आपके साथ खड़ी होगी। अब मैं ब्राह्मण साम्राज्य को बड़ा एक क्लियर मैसेज देना चाहता हूं कि अगर अब किसी ने मैली निगाह उठा के बांग्लादेश की तरफ देखा ना तो पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी फौज और हमारे मिसाइल आपसे दूर नहीं है। ब्राह्मण साम्राज्य कहा उसने, ब्राह्मण साम्राज्य को मैं ये बता देना चाहता हूं कि वो नहीं है। अच्छा, ये इसी बयान में, क्योंकि बहुत लंबा बोला, ये हादी भाई हादी भाई हादी भाई शहीद हादी करता रहा। हादी की हत्या भारत ने कराई ऐसा आरोप लगा के इसने मिसाइल की धमकी दी। अरे हादी भाई का भाई क्या बोल रहा है वो तो सुन लेता। उस्मान हादी जो मारा गया बांग्लादेश में, जिसके बाद आग लगी, उसके भाई ने कहा कि मोहम्मद यूनुस की सरकार ने मेरे भाई को मरवाया है ताकि मैं ये भारत के खिलाफ माहौल बना दूं और चुनाव ना कराने पड़े मुझे। सुन लीजिए आप। আপনারাই ওসমান হাদিকে হত্যা করিয়েছেন, আবার আপনারা এটাকে ইস্যু করে নির্বাচন বানচাল করার চেষ্টা করতেছেন। আপনারা যারা রাষ্ট্র ক্ষমতায় থাকাকালীন অবস্থায় ওসমান হাদিকে হত্যা করা হয়েছে, এই হত্যার দায় আপনারা এড়াতে পারবেন না। আপনাদেরও বিচার হবে শহীদ ওসমান হাদির গোটা খুনি চক্রকে। खैर, वो अब उनका पढ़ाई लिखाई से तो कोई वास्ता नहीं, तो उनको ये उन्होंने जो है सुना नहीं होगा, देखा नहीं होगा, लेकिन उसको ब्राह्मण साम्राज्य में पे मिसाइलें फेंकनी थी। ब्राह्मण साम्राज्य पर तो जी नहीं, देखिए इसी चक्कर में ये लोग आधा हो गए। पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान रह गया, बांग्लादेश बन गया, और अभी इसी चक्कर में। लेकिन ये जो वीडियो है ना, इसको बांग्लादेश के लोग बहुत सिरे से खारिज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के किसी आदमी को यह अधिकार नहीं है कि वो हमारा फ्लैग लगाकर बैठे, ये हमारे फ्लैग का अपमान है। वो इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। और अगर उस्मान हादी जैसे कट्टरपंथी को मरवाने का आरोप यूनिस एडमिनिस्ट्रेशन पर लग रहा है तो फिर तो वो सारे तार जुड़ेंगे। फिर तो जब से तख्ता पलट हुआ है तब से लेकर अब तक जितनी हत्याएं हुई हैं, इसका मतलब कि मोहम्मद यूनुस एडमिनिस्ट्रेशन उन सारी हत्याओं में शामिल है। और मेरा यह मानना है कि यूनाइटेड नेशंस को, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को, दुनिया के दूसरे देशों को इसकी स्वतंत्र जांच करानी चाहिए। ये इंटरनेशनल कोर्ट में मामला जाना चाहिए और उसके आधार पर मोहम्मद यूनुस पर कार्रवाई करनी चाहिए। जो बोल रहा है पाकिस्तान से, तो वही बोल रहा है ना जो 70 साल में भारत के अंदर नेहरूवियन सेकुलरिज्म ने पाल पोष करके बड़ा किया है, ब्राह्मणवाद, साम्राज्यवाद, मनुवाद, वही भाषा तो है जो पाकिस्तान से बोल। वैसे बांग्लादेश में अब सोर्स बदलने लगे हैं। मैं जाते जाते आपको खबर उसमें बता दूं, उनका जो इकोनॉमी मिनिस्टर है इस वक्त, एडवाइजरी कहते हैं, उसने ये बयान दिया है कि हम भारत के साथ रिश्ते खराब नहीं, अच्छे रखना चाहते हैं और मोहम्मद यूनुस भी इसके लिए काम कर रहे हैं। और उन्होंने सिर्फ वजह पूछी कि उन्होंने कहा व्यापार, चावल चाहिए। अभी चावल का मिलियन टनों का कुछ वो हुआ है, 50,000 टन सॉरी। और उन्होंने कहा ये मुझे, अगर मुझे ये किसी और वियतनाम से मुझे खरीदने पड़ते तो 10% पर केजी मुझे महंगा पड़ता है। तो हमें व्यापार भी चाहिए और संबंध भी अच्छे चाहिए भारत से। अच्छी बात है, सेंस प्रिवेल करे। बहुत शुक्रिया, समय इतना ही था। त्रिपाठी जी, विजय जी, प्रोफेसर साहब बहुत शुक्रिया। सभी जी बहुत धन्यवाद आपका। कल फिर मिलेंगे 1 बजे।